हेलो एवरीवन। जी हाँ, सो आप सबकी डिमांड पे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पेपर का एनालिसिस आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। तो जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो बेसिकली बहुत सारे लर्नर्स जो थे हमारे कोर्स से थे, जो इस कोर्स ये एग्ज़ाम दे के आए थे। तो देयर आर लॉट ऑफ लर्नर्स जिन्होंने अपनी फीडबैक दी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी हमारे कोर्स में से या पढ़े हुए में से प्रोजेक्शन जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज़ों में से एग्ज़ाम आएगा, उसमें से आया था। ठीक है, सो देखिए, अब सारा जो है पेपर एक ही क्लास में तो नहीं हो पाएगा। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा पाऊंगी मैं आज आपको करवाऊंगी। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे, चाहे कम करें बट एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि इसके बाद भी फिर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो है वैकेंसीज आएगा, है ना। तो इसीलिए उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी ये सेशन काम आए, इसलिए चाहे हम कम करेंगे क्वेश्चंस बट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि जो अभी दूसरे लर्नर्स हैं आगे इसके बाद एग्जाम देंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ से आप एप्लीकेशन स्कैन कर सकते हो। एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन का नाम है, हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, सो लेट्स सी, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ ले जाती हूँ। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन पेपर जो कि स्टूडेंट्स ने ही भेजा है। ठीक है जी, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। राइट, सो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे प्रोविजनल आंसर कीज टिक की हुई है। प्रोविजनल आंसर कीज है ये, इसका भी फाइनल आंसर कीज नहीं आया। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इनमें से क्या सही है, देखो पहले ऑप्शन में उसने दिया है सोशल वेलफेयर इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। economic welfare is a part of social welfare. Economic welfare and social welfare are not related. Economic welfare and social welfare are contradictory to each other. तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो सेकंड क्यों है। बेसिकली जो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है ना हमारा, वो सोशल वेलफेयर का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर क्या है, बेसिकली हम सोशल वेलफेयर को बोलते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर। ऐसा हम बोल सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन जो लोगों को मिल रही है गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने से, है ना, तो उनसे उनकी वेलफेयर बढ़ती है। तो सेटिस्फेक्शन दैट पीपल गुड्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम सोशल वेलफेयर बोल देते हैं। जो इकोनॉमिक वेलफेयर है सोशल वेलफेयर का हिस्सा क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर को हम मनी की टर्म्स में देख रहे हैं कि अगर किसी बंदा, जैसे मान लो इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में, इनकम की टर्म्स में, ठीक है ना, मतलब वो सेटिस्फेक्शन जो बंदे को उसकी एम्प्लॉयमेंट से मिल रही है, उसकी इनकम से मिल रही है, वो जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर है। ठीक है, वो इकोनॉमिक वेलफेयर है। तो बेसिकली सोशल वेलफेयर में आ जाता है सेटिस्फेक्शन दैट पीपल गेट, बट जो इकोनॉमिक वेलफेयर है सेटिस्फेक्शन दैट पीपल गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम इनकम, तो उसमें इकोनॉमिक वेलफेयर मनी की टर्म्स में मेजर होती है। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक वेलफेयर इज ए पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। समझ गए बात को। चलो, इसी तरह से जीरो बेस्ड बजटिंग, ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया है पब्लिक इकोनॉमिक्स के। जितनी बार पब्लिक इकोनॉमिक्स अब तक मैंने करवाया, हर बार बताया कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये पीटर ए फेयर ने ये कंसेप्ट दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बना था कंपोनेंट्स ऑफ टोटल मनी सप्लाई। टोटल मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, करेंसी, मनी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, सो अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये वर्ड सिग्निफिकेंट, ये देखो इसका ये सेक बी आंसर। जब आपका वो हुआ था ना एग्जाम, जब आपका हुआ था, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उस दिन शाम को एक सेशन लिया था मैंने, तो उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया भी था, ये फी रेनिस वाला, कि बच्चों ये फी रेनिस वाला क्वेश्चन आया था, इसका आंसर सेकंड होगा, क्योंकि हमने फी रेनिस में 3 स्टेजेस पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेज होता है फी रेनिस में, उसमें सारा सरप्लस जो है ना एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि सारा डिस्गाइज्ड लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाता है और एग्रीकल्चर सेक्टर कॉमर्शियलाइज्ड हो जाता है थर्ड फेज में फी रेनिस के। तो यही आंसर उसका सही था, सरप्लस लेबर एग्जॉस्ट हो जाता है पूरी तरह से, मतलब अब सरप्लस लेबर नहीं बचा एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर अब क्या हो गया,
कमर्शियलाइज्ड हो गया, तो वही आंसर इसका सेकंड वाला सही है, ठीक है। फिर एरो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का जो एरो का कंसेप्ट है उसने किस चीज पर फोकस किया है? प्रैक्टिस, सेल्फ परफेक्शन एंड माइनर इनोवेशन। देखो बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग में हम ये चीज पढ़ते हैं ना कि जो कोस्ट है, कोस्ट को बढ़ने से फर्म पोस्टपोन कर देता है, कोस्ट को बढ़ने से फर्म रोक लेता है ना। सो जिसमें हम पढ़ते हैं कि एल शेप्ड लॉन्ग रन, एल शेप्ड कोस्ट कर्व है ना, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व जो है एल शेप्ड रहता है कि कोस्ट कम होती है बट फर्म्स को बढ़ने से रोक लेते हैं, बिकॉज बाय लर्निंग बाय डूइंग, मतलब उनको बाय एक्सपीरियंस समझ में आ जाती है कि कैसे बाय प्रैक्टिस, बाय सेल्फ परफेक्शन, बाय इनोवेशन कोस्ट को कम रखना है, ठीक है। फिर G20 18 सुमित G20 का करंट अफेयर्स के हर सेशन में आपको बताया है 9-10 सितंबर 2023। चलो EFF, ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर है बच्चे, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये आपके जून 2023 वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था, EFF की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। चलो आगे देखो, मेन कॉज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज अकॉर्डिंग टू गुनर माइडल हैज बीन, गुनर माइडल का मॉडल आपको बड़े अच्छे तरीके से एमपीपीएससी के पेड बैच में करवाया गया था। गुनर माइडल के अकॉर्डिंगली रीजनल इनइक्वालिटीज का मेन कारण जो होता है स्ट्रॉन्ग बैकवॉश इफेक्ट एंड वीक स्प्रेड इफेक्ट, कि स्प्रेड इफेक्ट का कमजोर होना और बैकवॉश इफेक्ट का, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें वो कहता है कि जो बैकवॉश इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो स्प्रेड इफेक्ट्स है वो कमजोर होते हैं, और यही कारण है कि उन कंट्रीज में इनइक्वालिटीज पाई जाती है, ठीक है। फिर ये आपका कोस थ्योरम आ गया, और कोस थ्योरम का भी हमने एक एग्जांपल देके समझा था, ये देखो जीरो बेस बजटिंग, कोस थ्योरम का भी हमने एक एग्जांपल समझा हुआ है जिसमें हम वो एक फार्मर और एक ये देखो दैट कि एक फार्मर होता है, ठीक है, और एक कैटल रेजर होता है। तो ये इसका जो कैटल है, ये फार्मर के ये जो फार्मर है इसके खेत पर जाकर इसके खेत उजाड़ देता है, इसका कैटल है ना, तो इसका खेत डिस्ट्रॉय कर देता है, इसका फार्म लैंड जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे एक एक्सटर्नलिटी की प्रॉब्लम आ गई, इसका फार्मर का कसूर नहीं है बट उसके लिए ये एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। तो कोस थ्योरम में कहा जाता है कि एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करना है बाय वे ऑफ प्राइवेट बार्गेनिंग, ठीक है। प्राइवेट बार्गेनिंग के थ्रू हमको कैसे एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करना है। अब उस एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करने के लिए यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या निगोशिएशन कॉस्ट जीरो होगी, दूसरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब निगोशिएशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होने का मतलब है कि जो वो बंदे ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, है ना, कि थोड़ा ये बेयर करे, थोड़ा ये कहेगा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं कैटल थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा ये बेयर करेगा, थोड़ा ये बेयर, मतलब आपस में बार्गेन करके थोड़ा एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे, ठीक है, एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जिसमें किसी एक को ही हानि ना हो, ठीक है ना, किसी एक को ही जिसमें बेयर ना करना पड़े। तो अब इसमें क्या है कि इन दोनों की निगोशिएट करने की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो निगोशिएट करेंगे ना, आपस में बातचीत करेंगे। So there should be no transaction cost, no negotiation cost, no government interference. और प्राइवेट बार्गेनिंग के थ्रू वो ऐसे सिचुएशन, ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जहां पे वो एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज कर लें। बात समझ, इस तरह से ये हमने समझा हुआ सारा पूरा क्लास में। तो प्रॉपर्टी राइट्स एंड कोस थ्योरम, तो इसका जो एजम्पशन था, इसलिए ये था आपका जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फिर आगे ये भी साथ में देख लेते हैं टेक्निकल, ये भी उसी स्लाइड में मैंने नीचे आपको समझाया। ये देखो हिग्स का टेक्निकल प्रोग्रेस, ये वाला ना, अकॉर्डिंग टू हिग्स से टेक्निकल चेंज इज टर्म्ड एज लेबर सेविंग इफ इट इज। तो सबसे पहले तो देखिए कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है ना वो लेबर सेविंग कब होता है, कैपिटल सेविंग कब होता है, इसके बारे में समझिए पहले। तो टेक्निकल प्रोग्रेस इज सेट टू बी हैरेड न्यूट्रल, कहता है हैरेड न्यूट्रल कब होता है, इफ एनी, उसने यहाँ पे हिग्स का पूछा कि हैरेड का, हिग्स का पूछा है तो हम हिग्स का ही पढ़ लेते हैं फिर, है ना। Technical progress is said to be labor saving in Hicks sense if at any constant value of capital labor ratio, the ratio of relative shares is increasing. ठीक है, लेबर सेविंग का मतलब होता है बच्चे कैपिटल इंटेंसिव। जब बात आएगी है लेबर सेविंग की, दैट मीन्स वो बात कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव की,
ठीक है। तो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निकल प्रोग्रेस। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निकल प्रोग्रेस या लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस वो रहेगी यहाँ पे जब ये जो रेशियो ऑफ रिलेटिव शेयर्स का मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओवर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये इंक्रीज होंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ने का क्या मतलब है कि टेक्निकल प्रोग्रेस कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, यानी कि लेबर सेविंग है। इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मतलब आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, के का मतलब कैपिटल। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि वेज मल्टीप्लाई बाय लेबर, वेज रेट मल्टीप्लाई बाय लेबर, समझ गए, इसलिए ऐसा लिखा हुआ उसमें। तो इसका सही जवाब क्या हुआ फिर, रेसिस द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रिलेटिव टू लेबर, राइट। सी वाला। आगे देखो, अभी आगे करंट में से आए थे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे से आया, रैंक पूछा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का। फिर पीएम गति शक्ति लॉन्च कब हुआ था टू कनेक्ट इकोनॉमिक जोन्स, ये क्वेश्चन हमारे बजट में इसका जिक्र हुआ था, जो हमने बजट पढ़ा है 2023-24 वाला है ना, उसमें ये आपको करवाया गया था। लिटरेसी रेट एमपी का पूछा गया, ये आपको नेहा मैम ने सारा पेड बैचेस में ये करंट अफेयर्स करवाए हैं। मोर्टेलिटी रेट एमपी का पूछा गया। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है बिकॉज इसका प्रोविजनल आंसर की इसमें तो अर्थ आंसर दिया गया है, बट कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर धर्मा होना चाहिए। है ना, तो ये इसलिए इसका भी आंसर चैलेंज, अभी तक अगर डेट है तो आप कर सकते हैं इसका आंसर चैलेंज, ऑफिशियल सोर्स है या किसी टेक्स्ट बुक से आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये करंट ही सारे चल रहे हैं कि करंट्स में समझाने वाला तो कुछ रहता नहीं है। ये देखो, अब ये जो इनिशियल डिक्लाइन इन एवरेज कॉस्ट इज ड्यू टू, ये देखो वो कहता है कि जो एवरेज कॉस्ट का वैसे बनता है ना, पहले वो डिक्लाइन होता है फिर बढ़ता है। कहता है कि जो सबसे पहले डिक्लाइन होता है ना एवरेज कॉस्ट में, ये जो डिक्लाइन होता है क्यों होता है, ये डिक्लाइन क्यों होता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट में इनिशियल डिक्लाइन क्यों होता है, डिक्लाइन इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण, डिक्लाइन इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। क्योंकि ये देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ऐसे बनता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार डिक्लाइन होता रहता है, वो बढ़ता ही नहीं है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका शेप बनता है ऐसे, जो एवरेज कॉस्ट होता है उसका शेप बनता है ऐसे, है ना। तो मतलब सबसे पहले ये जो एवरेज कॉस्ट में डिक्लाइन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो उसके नीचे होता है ना एवरेज, ये ध्यान से देखो तो समझ आएगा आपको डायग्राम में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट के नीचे है, तो ये इनिशियल डिक्लाइन जो हो रहा है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के डिक्लाइन के कारण हो रहा है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक में रहता है। एक सोप है बच्चों, उस सोप का कितने ब्रांड हैं, एक लक्स है, रेक्सोना है, डव है, डायना है ना, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नथिंग एल्स। फिर फार्मूले पूछ लिए हैं उसने, कहता है कौन से सही फार्मूले है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर्स का फार्मूला पूछा है, n स्क्वायर -1 1/12 अंडर रूट, फर्स्ट n नेचुरल, सही है फार्मूला। फिर मीन ये वाला, ये ना मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप का फार्मूला है, ये सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। रिग्रेशन एनालिसिस में गुडनेस ऑफ फिट के लिए तीनों सही आएंगे बिकॉज बेसिकली हम आर स्क्वायर को गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं। ठीक है, एंड आर डैश स्क्वायर भी तो गुडनेस ऑफ फिट है, बस वो एडजस्ट करता है आर स्क्वायर को बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एफ जो है एफ टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट, क्योंकि एफ टेस्ट जो है ना वो गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करता है, इसलिए दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद गुडनेस ऑफ फिट। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा।
ठीक है, फिर से ये सारा करंट में आ गया। अब ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना, डिमांड फंक्शन, ये वाले सारे, ये देखो इससे पहले जो मैंने एमपीपीएससी का सेशन लिया था ना, उसमें ये सारे आपको निकाल के समझाए थे। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन है डिमांड फंक्शंस वाले, इसमें हमको कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना था। ये अब वो सेशन देखोगे ना, उसमें मैंने ये सारा आपको निकाल के समझाया था। मैं दोबारा से आपको ये सारा निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, जब आपके पास उसने क्या दिया हुआ है, आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्या आउटपुट पता करना है ना। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट पता करना है, MRMC का रूल लगा लो। MRMC का रूल लगाने के लिए क्या करना है, मुझे पहले TR निकालना है। TR निकालने के लिए प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो प्राइस कितना है, प्राइस है x² प्लस 43, राइट, x² प्लस 43, और क्वांटिटी कितना है x। प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ये TR बन गया मेरा x³ प्लस 43x। अब इसका अगर आप MR निकालेंगे तो MR आ जाएगा 3x² प्लस 43, ठीक है। अब इससे MC निकाल लो, MC निकाल लो, MC आ जाएगा 30x माइनस 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को बच्चों इक्वेट कर लो, MR एंड MC को इक्वेट करोगे ना, 3x² प्लस 43 इज इक्वल टू 30x माइनस 20 करके, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 30x प्लस 43 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमको। 63, ये देखो, अब पहले तो सारा 3 से डिवाइड कर लो, 10, 3 2 का 6, 3 1 का 3, ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, बन रहे हैं 7 3 का 21 होता है ना, 7x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे 7 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस, ये देखो ये फैक्टर्स बन गए। x मेरा 7 एंड 3 दो निकल रहे हैं, यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 3। अब मान लीजिए कि आपके आंसर में 7 भी होता, तो आपको कैसे पता चलता कि इसका आंसर 7 नहीं है, 3 है। हाउ यू कम टू नाउ, उसका रूल होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। उसका रूल ये कहता है कि आपका MR का स्लोप शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ MC। MR का स्लोप शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ MC का मतलब होता है कि अगर आप MR की डेरिवेशन करेंगे तो वो MC की डेरिवेशन से कम आनी चाहिए, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि ये मेरा MR था, इसकी डेरिवेशन करो, कितना आएगा, 6x आएगा। MC, ये MC था, इसका डेरिवेशन करो कितना आएगा, 30 आएगा। अब इस 6x पर अगर मैं 7 पुट कर देती तो ये 42 आ जाना था, जो कि स्लोप ज्यादा आ जाना था, तो यानी कि 7 पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है ना। बट अगर मैं x को 3 पुट करती हूँ तो MR ये कम आएगा इससे, 30 से, है ना। दैट मीन्स 3 पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। हुई बात क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है आपका, ठीक है। ये वाला भी आपको अभी मैं समझाती हूँ। और इसमें अब ये देखो, ये आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के फार्मूले इतने अच्छे से रटवाए हुए हैं ना मैंने नेशनल इनकम वाली क्लास में, कि डोमेस्टिक से नेशनल बनाना, अगर बनाना है आपको तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो, ग्रोस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, है ना। तो अब मार्केट प्राइस है, आपको मार्केट प्राइस पर चीज निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट पे दी हुई है, देखो। तो फैक्टर कॉस्ट पे जब कोई चीज होती है ना, उसमें टैक्सेस एंड सब, जिसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो शामिल नहीं होते, ध्यान से समझो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कब चीज में शामिल होते हैं, जब हम किसी चीज को मार्केट प्राइस पर इवेल्युएट करते हैं। तो जब भी मुझे किसी चीज को मार्केट प्राइस पे निकालना है और वो फैक्टर कॉस्ट में दी हुई है, तो फैक्टर कॉस्ट वाली चीज में मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना होता है, समझो। जब भी मुझे मार्केट प्राइस पर कोई चीज निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर? ठीक है, अब ये जो क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, देखो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैम ऐसे ही बोलती हैं, हर क्लास में बोलती रहती है कि बच्चों ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, अगर आपको ऐसा लगता है किसी बच्चे को, एक बार ना क्लासेस देख लीजिए। अच्छा, पेड में नहीं लेना, यूट्यूब पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है ना वही देख लीजिए। एक आधी वीडियो नहीं देखनी, पूरे पूरे मैराथन देखिएगा, 3-4 मैराथन यूट्यूब पर देख लीजिएगा, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लीजिएगा, या एक 10 घंटे का एक मैराथन पड़ा हुआ है वो देख लीजिएगा। यू विल रियलाइज, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, प्रमोशन नहीं करती हूँ, सच में वो चीज पढ़ाई होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस है बच्चे, ऐसे नहीं है, चीजें ऐसे नहीं आ जाती। जब हम एक लाइन की तरफ 5-6 साल से काम कर रहे होते हैं ना, सिर्फ उसी चीज की तरफ हमारा पूरा बॉडी, नर्व्स, माइंड, मतलब हर एक चीज उसी चीज की तरफ लगी होती है, तो उस चीज में हमको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि फिर कोई और उसमें हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बात ये एक्सपीरियंस की होती है कि जब हम एक चीज की तरफ डटे रहते हैं तो उस चीज में हमको एक्सपीरियंस हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि ये चीजें पढ़ाई हुई हैं बैचेस में और या क्लासेस में या यूट्यूब क्लासेस में। अब ये देखो, इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कंट्रोल के सभी मेथड्स, डायरेक्ट कंट्रोल आपका क्वालिटेटिव में आ गया, राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, और मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्वालिटेटिव में आते हैं। क्वांटिटेटिव में कौन से आते हैं? क्वांटिटेटिव में आ गया आपका रिपो, रिवर्स रिपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और बैंक रेट, CRR, SLR, और इसमें नए आए हैं अभी जो वो वाला MCLR हो गया, एक नया हो रहा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आया है। ठीक है, एक इसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। ये सभी क्वांटिटेटिव कंट्रोल में आएंगे। चलो अब ये क्वेश्चन करें हम कंज्यूमर सरप्लस वाला, आज तो लगता कम ही क्वेश्चन होंगे। चलो मैं कंज्यूमर सरप्लस वाला भी एंड में करवाती हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादा, उतनी देर बाकी कर ले हम लोग। डेट ऑन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग, 1935 1 अप्रैल को बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था। मेरी बुक के एंड में आप देखोगे ना, ये सारी डेट्स पूरी मेंशन है, मतलब कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारी एक्स की डेट्स, ईयर्स, ईयर वाइज सभी चीजें उसमें मेंशन है। ये भी डेट मेंशन है उसमें, रीजनल रूरल बैंक कब आया, 1975। यकीन नहीं है तो देख लीजिए, सबसे एंड वाला जो बुक का मेरी पेज है ना, उसमें ये सारी डेट्स, सभी एक्ट्स, कौन सा एक्ट कब आया, सब चीज ये मेंशन्ड है। ये देखो पेज नंबर 2 लास्ट में वेरियस एक्ट्स एंड डेट्स वाला है, वेरियस एक्ट्स एंड डेट्स, ये देखो यहाँ पे सब मेंशन्ड है यार। RBI एस्टेब्लिश्ड 1935 में हुआ, फिर ये RRB लिखा हुआ है यहाँ पे, RRB 1975 में, ये लिखा UTI 1964, सभी डेट्स लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो फिर आगे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल एनालिसिस एंड द ओनली बोटलनेक टू ग्रोथ। कहते हैं न्यू क्लासिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ग्रोथ में बोटलनेक कौन सी चीज है? फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल कैपिटल। ये क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, मे बी फाइनल आंसर की में शायद इसका आंसर चेंज हो। लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला देखो, अब इसमें उसने क्या कहा है, अगर वारंटेड रेट लेस हो, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये भी आपको अच्छे से समझाएंगे। जब भी वारंटेड रेट आपका ज्यादा होता है ना, चाहे वो बच्चों नेचुरल रेट से ज्यादा हो, चाहे वो एक्चुअल रेट से ज्यादा हो, बट जब भी वारंटेड रेट ज्यादा होगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा, मंदी आएगी। ठीक है, जब भी आपका वारंटेड रेट कम हो, चाहे वो नेचुरल रेट से कम हो, चाहे वो एक्चुअल रेट से कम हो, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, इकोनॉमी में प्रोस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमी में बूम आएगा। ठीक है, सो सी इज ए करेक्ट आंसर।
फिर पिगू ने रीजन क्या दिया, एडजस्टमेंट्स। लेबर मार्केट में एडजस्टमेंट का रीजन बच्चे वेज रेट ही होगा, और क्या होगा, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या, लेबर मार्केट में बात ही किसकी होती है, लेबर की होती है या लेबर की वेजेस की होती है, और तो किसी चीज की यहाँ पर डिमांड नहीं, बात नहीं है, लेबर या लेबर की वेज। तो चेंज इन वेज रेट्स। प्रोफेसर शुम पीटर के अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कैसी है, लेबर इंटेंसिव। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी विल बी लेबर इंटेंसिव। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्सेशन जो मार्शल ने दी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ग्रेटर होगी, इलास्टिसिटी ऑफ, देखो ध्यान से समझो, इलास्टिसिटी एंड बर्डन जो है ना, ये एक दूसरे से उल्टा रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं, उल्टा। जिस साइड की इलास्टिसिटी ज्यादा है उस साइड पर बर्डन कम है। अगर अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, दैट मीन्स कंज्यूमर साइड की इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर कंज्यूमर साइड की इलास्टिसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स कंज्यूमर साइड पर बर्डन कम है। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, यानी कि कंज्यूमर साइड की इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कंज्यूमर पर यहाँ पे बर्डन कम होगा और सेलर्स पर ज्यादा होगा। बर्डन ऑफ टैक्स विल बी हायर प्रोपोर्शन अपॉन सेलर्स देन अपॉन बायर्स। ठीक हो गया, क्लियर। फिर आगे क्या, हु डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर मेकिंग पब्लिक डेप्ट एज यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कहते हैं किसने जो है क्रेडिट को पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक ऋण को उपयोगी एवं सार्वजनिक वित्त का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने का श्रेय किसे है, डॉक्टर, हाँ, जीएम केन्स। ठीक है, इनमें से और तो कोई इससे रिलेटेड ही नहीं है, एडम स्मिथ, डेविड ह्यूम। ये फिर करंट से क्वेश्चंस आ गए सारे। कहते हैं कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लायर के साइज पर डिपेंड करता है भाई, मल्टीप्लायर के साइज पर डिपेंड करता है एमपीसी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो विच कंपोनेंट डिपेंड्स मेनली ऑन मल्टीप्लायर साइज, एमपीएस भी मल्टीप्लायर के साइज पर डिपेंड करता है, बट असल में एमपीएस कहाँ से बना है, एमपीएस एमपीसी से ड्राइव होता है। ध्यान से समझो, बेसिकली हम मल्टीप्लायर का फार्मूला ये करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लायर का फार्मूला ये होता है। एमपीसी जो है ये कंपोनेंट मल्टीप्लायर के साइज पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। ठीक है, मेनली डिपेंड ये करता है, उसने मेनली वर्ड इसलिए यूज किया। अब हम इसका फार्मूला ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं इसका फार्मूला, इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1 माइनस एमपीसी जो है ना वो एमपीएस के बराबर होता है, इसलिए लिखते हैं। तो मेनली ये फार्मूला ये होता है बेसिकली। मेनली अगर पूछा जाए कि कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लायर के साइज पे डिपेंड करता है तो एमपीसी आएगा। एमपीएस हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है। समझे बात को। तो मैं अब आपको वो क्वेश्चन एक करवाती हूँ कंज्यूमर सरप्लस वाला, फिर हम इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। अगर आप अच्छे व्यूज दोगे, अच्छे कमेंट्स करोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लूंगी। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस वाला ये वाला करते हैं। यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ पहले सारा। ये देखो, अब जैसे यहाँ पे आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना था ना, तो पहले आप ऐसा करो, पी निकाल लो एक्स की वैल्यू को पुट करके। 35 माइनस 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को मैंने पुट कर लिया। ठीक है बच्चे, 3 3 का 9, 35 माइनस 6 माइनस 9 निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 20 आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला क्या कहता है, मुझे इंटेग्रेशन करनी है, किसकी, फंक्शन की इंटेग्रेशन करनी है, और माइनस किसको लगाना है, माइनस लगाना है पी मल्टीप्लाई बाई एक्स को। ठीक है, अब इंटेग्रेशन मुझे किसकी करनी है, यहाँ पे 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मुझे इंटेग्रेशन करनी है। ठीक है, पी एक्स का मतलब है पी मेरा 20 है और एक्स मेरा 3 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटेग्रेशन करो, जूम कर लो इसको थोड़ा। अब इसका इंटेग्रेशन करो, कितना आएगा इंटेग्रेशन करके, 35x माइनस 2x स्क्वायर, डिवाइड में भी 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का रूल है ना, कि पावर में एक प्लस कर दो, जो प्लस करके आए डिवाइड में भी वो आ जाएगा। दिस इज अ रूल, बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पर बेसिक वीडियोस आप देख सकते हैं। ये
तो अब यहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। क्या है x की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, 9 आ गया, 3 3 का 9, फिर 27/9 आ गया, ये -60 वैसे का वैसा रहा, फिर ये 9 3 का 27 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आया सॉल्व करके, 35 को 3 से किया, 5 3 का 15, 3 3 का 105 आ गया, ठीक है। 105 -9 -3 -60, ठीक है। तो 105 में से मैंने सबसे पहले 60 माइनस किए, तो मेरे पास आ जाता है 45, ठीक है। 45 में मैंने 11 माइनस कर दिए, 12 माइनस कर दिए, है ना, 9 10 11 12 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया, 27 तो आ नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखना। गड़बड़ हुई है ना, ये देखो, ये डिवाइड में 3 था, मैंने डिवाइड में 9 ले लिया, है ना। यहाँ पे 9 आना चाहिए था, 3 9 का 27, यहाँ पे 9 आना था, है ना। तो यानी कि 45 में हम 18 माइनस करेंगे, तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 27 आंसर आ गया। समझ आया ना, अगर आप बच्चों साथ साथ में अपने पेन पेपर पर करोगे ना, तब समझ में आएगा अच्छे से आपको चीजें ये। क्लियर। तो कैसा लगा आपको सेशन, मुझे जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, 1 मिनट, इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं ना आपके, हमने 50 के नियर बाय अभी किए हैं ना सोल्यूशन। तो करंट वाले मैंने नहीं करवाए, बिकॉज करंट में ना कुछ समझाने वाला ये नहीं होता, उसमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं, फैक्ट्स वाली चीजें हैं। उसके लिए आपको गाइडेंस के लिए हम लोग रिपोर्ट्स देते हैं, डाटा देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, उसमें कुछ समझने वाला नहीं, इसलिए मैंने वो आपको नहीं समझाई, ठीक है। तो फिर हम अगले वाले से ना सेशन से यहाँ से शुरू करेंगे, तो 2 और सेशन लेकर 150 क्वेश्चन इसका फिर पूरा हो जाएगा, 2 सेशंस मोर एंड वी विल फिनिश द ऑल 150 क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।